आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास +2 का, बुक्स के हिसाब से यूनिट 2 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं इसको यूनिट 2 या चैप्टर 2 ही बोलूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal with the charges which are in the motion with a constant velocity and their effects यानी कि जिस समय आपके चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे, उनको और उनकी वजह से होने वाले अलग अलग इफेक्ट्स को जब आप स्टडी करोगे तो वो ब्रांच कहलाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा आप सबको पता है, जब चार्जेस रेस्ट पे थे तो उस समय हमने जो फिजिक्स की ब्रांच में हमको स्टडी किया था उसको हेडिंग दी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑन द अदर हैंड, व्हेन चार्जेस आर इन द मोशन बट विद वेरिएबल वेलोसिटी, जब उनकी वेलोसिटी वेरी करेगी तो वो हो जाएगा एक एक्सेलरेटेड मोशन। इस एक्सेलरेटेड मोशन को हम स्टडी करेंगे अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट यूनिट आएगा हमारा। तो अब हमने स्टडी करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन के बाद हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे करंट कैरियर्स कौन है, कौन चार्ज को कैरी करते हैं। सो करंट कैरियर आर द चार्ज पार्टिकल विच व्हेन ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं देन दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जैसा आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या ट्रेवल करता है। सिमिलरली जिस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज आयंस ट्रेवल करते हैं उनके सेम डायरेक्शन में ही हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है ना। तो हम स्टडी कर लेते हैं करंट कैरियर्स को। इन केस ऑफ द सॉलिड्स, द वैलेंस शेल फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, जो सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं विच आर फ्री टू मूव, दे आर द करंट कैरियर्स इन केस ऑफ द सॉलिड्स। बट इन केस ऑफ द लिक्विड्स, जैसा आप जानते हो कि लिक्विड्स के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर इन अ मोल्टन और इन द एक्वा स्टेट। तो जब मोल्टन या एक्वा स्टेट में होंगे तब उनके अंदर जैसे करंट पास करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू द आयंस। तो दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस आर द करंट कैरियर्स इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड्स। वेयर एज इन द गैसियस स्टेट, यानी कि गैस के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन? आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे प्रेजेंट रह जाएगा एक पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, जिनको आप कर्नल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो इट मींस गैसियस स्टेट के अंदर आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल्स आर द करंट कैरियर्स। तो अब हम स्टडी करेंगे मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप सभी अच्छे से जानते हो, 9th में, 10th में, +1 सब जगह पढ़ा है आपने। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यानी कि अगर आप करंट का फॉर्मूला लिखोगे तो चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया अपॉन टाइम टेकन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये जो करंट आएगा उसको आप कहोगे एवरेज करंट। अगर एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट को इंस्टेंटेनियस से आप इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ पे जो चेंज इन टाइम पीरियड है, यानी कि डेल्टा टी जो है, दैट अप्रोचेस ऑलमोस्ट टू जीरो। इन दैट केस डेल्टा इज रिमूव्ड बाय द टर्म डी। डी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। So it can be written as I instantaneous is equal to dq by dt, dq by dt। इस हिसाब से यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? करंट की जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पेयर। सो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसकी सीजीएस यूनिट है एम्पेयर। कूलम की है स्टैट कूलम या ESU, यानी कि चार्ज की। ठीक है, टाइम सेकंड में ही रहेगा। तो ऐसा यूनिट आपने यहाँ पे ले ली इलेक्ट्रिक करंट की 1 एम्पेयर। कई जगहों पे स्मॉल, कई जगहों पे बड़ा भी करंट का यूनिट यूज होता है। तो स्मॉल करंट यूज होगा तो मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, जो भी करंट की वैल्यू यूज होगी उसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब टाइप्स ऑफ करंट में अगर हम स्टडी करेंगे तो मेजर कैटेगरीज में 4 तरह के करंट हैं: स्टडी करंट, वेरिएबल करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट।
स्टडी करंट उस करंट को कहा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ वेरी ना करे। सपोज ये ग्राफ देखिए, करंट और टाइम के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये एक वैल्यू फिक्स कर दी, अब टाइम चेंज हो रहा है लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। वेरिएबल करंट, दैट टाइप ऑफ करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, जो टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड वेरी करता है। यहाँ पे मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, कोई भी ग्राफ आप ले लीजिए, यहाँ पे हर टाइम पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये हो गया वेरिएबल करंट। देन अल्टरनेटिंग करंट, दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कॉन्टिन्यूसली विद टाइम, कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को भी वो चेंज करेगा, रिवर्स करेगा। इसको यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे, सपोज यहाँ देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर नेगेटिव में बढ़ रही है, फिर कम हो रही है ना। तो कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ करंट वेरी कर रहा है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप ध्यान से देखें, अगर फर्स्ट हाफ में वो पॉजिटिव है तो सेकंड हाफ में नेगेटिव, फिर उससे अगले फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस तरह के करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देन वी हैव डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट also changes its magnitude continuously with the time just like a alternating current, but direct current में क्या होता है, polarity जो है वो change नहीं होती, polarity does not changes in case of the direct current। so you can see जितने भी यहाँ पे forms बनेंगे they all shows positive polarity, so this is the type of a currents। तो बता इलेक्ट्रिक करंट, although electric current has magnitude and direction but still it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, but actually it is a tensor quantity, tensor quantities, tensor quantities वो mathematical expressions होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं to express the physical या to solve the physical quantities। for example scalar और vector, ये दोनों ही tensor quantities हैं। स्केलर क्वांटिटीज को आप जीरो टेंसर क्वांटिटी कहते हो, यानी कि करंट भी एक तरह से जीरो टेंसर क्वांटिटी का ही एग्जांपल हो गया। और वेक्टर क्वांटिटीज आर द फर्स्ट टेंसर क्वांटिटीज, इनको डिटेल में बीटेक में स्टडी किया जाता है, तो वहीं पे देखेंगे। ऑन द अदर हैंड, अब आपको ये तो पता लगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है कीपिंग इनटू देयर साइंस। तो यानी कि अगर सपोज एक जंक्शन पे तीन वायर्स जुड़ी हुई हैं, एक करंट 2 एम्पियर ला रही है, एक 3 एम्पियर ला रही है, तो इन दोनों का एडअप हो जाके 5 एम्पियर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ पे कोई एंगल है, इन एंगल से कोई लेना देना नहीं है। अगर एंगल से लेना देना होता तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन लगता, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन लगता, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है ना, वो लगते। लेकिन यहाँ पे एंगल्स का कोई लेना देना नहीं, हेंस द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए आपको एक असम्पशंस लेनी है या थ्योरी को समझना है। सपोज आपने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करेंगे, और चार्ज है वो सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज साइड्स में एक्यूमुलेट हो सकता है वो हो जाएगा। जैसे ही चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अंदर धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है। तो यानी कि जितना आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी हो गई सर? जीरो। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी हो गई? जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होना चाहिए। बट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट और एक्सपीरियंस द थर्मल एनर्जी, उनको हीट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो एक्वायर करते हैं थर्मल वेलोसिटी। और ये थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁴ to 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और
इस वेलोसिटी से यानी कि इस थर्मल वेलोसिटी से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देता है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन सब अपनी अपनी डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे इन अ रैंडम डायरेक्शन। ठीक है मतलब अब इनिशियली सपोज इनकी वेलोसिटी u1 u2 अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो आप n ले लीजिए। अब ऐसा पाया गया है इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो हो गई है 0, वो हो जाती है 0। So it means U average can be written as U1 plus U2 so on up to UN divided by N is equal to 0. So this is average thermal velocity which is equal to 0. तो मतलब अब आपने क्या करना है, अब आपने बैटरी कनेक्ट करनी है अक्रॉस द कंडक्टर। जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो आप अप्लाई करवा दोगे पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन हो जाएगा, यानी कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है इनको खींच लेंगे पॉजिटिव चार्ज और इधर से और देना शुरू करेगा, यानी कि अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड द कंडक्टर नॉन जीरो हो जाएगा। तब जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, जिसकी वजह से अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो लेट सपोज वो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेंगे, फॉर्मूला है Q इंटू ई, तो Q की जगह वैल्यू पुट कर दिए माइनस ई, सो माइनस ई इंटू कैपिटल ई। अब ये फोर्स जो है ये प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। हालांकि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो बाद में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यूनिफॉर्म हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म करेंगे विद वेलोसिटी और नेक्स्ट केस में। बट यहाँ पे देखिए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया माइनस ए इंटू कैपिटल ई अपॉन एम, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी मतलब फोर्स की जगह। अब हमें कैलकुलेट करनी होती है एवरेज वेलोसिटी फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट सपोज कर लीजिए आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u1 और बिफोर अनदर कोलिजन वो टाइम लेता है से t1 या τ1। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद कोलिजन होने के बाद वो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सपोज वेलोसिटी हो गई v1, अब आपने यही वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 plus v2 so on up to vn divided by n। तो v को v इज इक्वल टू u plus at के हिसाब से आप फॉर्मूला पुट करेंगे पुत्र। सो v1 का फॉर्मूला है u1 plus a into t1 plus v2 into u plus a into t2 plus so on up to n number of particle divided by n। इसमें से आप क्या कर रहे हैं, आप अब u1 से लेके un वालों को अलग कर रहे हैं, डिवाइड बाय n, ये अलग कर दिया पुत्र, प्लस a कॉमन लिया और τ1 प्लस ऑन अप टू τn डिवाइड बाय n, ये अलग ले लिया। अब ये याद कीजिए ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, वो तो है 0 फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, प्लस a इंटू τ एवरेज, इसको क्या मैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल दूं। अब इसको अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम τ एवरेज है तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कीजिए a इंटू τ एवरेज, a का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाय m इंटू τ एवरेज। अब इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस e अपॉन m इंटू e का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पुत्र, v बाय l, v बाय l। v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और l क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरह से आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया।